हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एके पॉली। दोस्तों, हम सब हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक्स मशीन की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें कि दोस्तों आज इसका लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें कि दोस्तों हम सब चैप्टर नंबर 2 की स्टडी कर रहे हैं, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। जिसमें कि दोस्तों अब तक के हमने चैप्टर नंबर 2 के 2 लेक्चर प्रोवाइड कर दिए हैं, जिसमें कि दोस्तों हम सभी ने प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के टोटल 6 टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया है। जिसमें कि दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम सब अपना 7वां टॉपिक स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का। ओके दोस्तों, यदि आप पिछला दोनों लेक्चर इस चैप्टर का नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देख लीजिए। ओके, तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि हमें प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के कौन कौन से टॉपिक और बचे हुए हैं जिन्हें हमें स्टडी करना है। ओके, तो चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए, जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, देखिए जिसमें दोस्तों हमने टोटल अभी तक के 6 टॉपिक कवर कर चुके हैं पिछले दोनों लेक्चरों में। ओके, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आज से हमारा जो 7वां टॉपिक हम लोग स्टडी करने वाले हैं उसका नाम है विस्कोसिटी, डेट मीन दोस्तों जिसे हम लोग हिंदी में श्यानता कहते हैं। ओके, और ध्यान दीजिए दोस्तों, उसके बाद स्टडी करेंगे 8वें टॉपिक का, जिसका नाम है न्यूटन्स विस्कोसिटी लॉ, डेट मीन दोस्तों न्यूटन के श्यानता के जो नियम है उनको स्टडी करेंगे। ओके, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, देन आफ्टर हम सब स्टडी करेंगे न्यूटोनियन फ्लूइड एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की। ओके, तो दोस्तों और ध्यान दीजिए 10वां टॉपिक के अकॉर्डिंग हम सब पढ़ेंगे वाटर प्रेशर। ठीक है, जिसे दोस्तों हिंदी में हम लोग वाष्प दाब कहते हैं। क्या चीज दोस्तों? तो वाष्प दाब। ओके, और ध्यान दीजिए 11वां टॉपिक हमारा है कंप्रेसिबिलिटी। क्या दोस्तों? ध्यान दीजिएगा 11वां टॉपिक हमारा कंप्रेसिबिलिटी है, जो कि दोस्तों एग्जाम ऑब्जेक्टिव से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसे दोस्तों ज्यादा फोकस इस पे भी कीजिएगा। और जो आपका ये दोस्तों तीनों टॉपिक है यहाँ पर, ठीक है, ऊपर के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑब्जेक्टिव से। ठीक है, बट दोस्तों आपको ऐसा समझाएंगे ताकि आपको लंबे समय तक याद भी रहेगा। और उम्मीद करते हैं दोस्तों यदि आप इस लेक्चर को मिस नहीं किए थोड़ा भी, तो इतना दोस्तों समझ लीजिए कि आप लोगों को पूरा अच्छी तरीके से समझा देंगे। इसीलिए दोस्तों हम आपको प्रत्येक लेक्चर में कहते हैं कि हम जो भी पढ़ा रहे हैं उसका आप लोग नोट्स जरूर बनाइए, ताकि आप लोग एग्जाम टाइम एक बार यदि पढ़ के जा रहे हैं तो उससे दोस्तों आपका सारा चीज जो है, पूरा जितना नॉलेज होता है वो टोटल का टोटल ताजा हो जाता है। ठीक है, जिससे कि आपका एग्जाम बहुत ही अच्छे वे में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसीलिए आप लोग नोट्स जरूर बनाइए। ओके, यहाँ तक कि दोस्तों हम आपको हाइड्रोलिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन का यहाँ पर हम आपको समझाते भी हैं, और इसका यहाँ पर दोस्तों हैंड राइटिंग लिख के भी देते हैं। ठीक है, जिससे कि आप लोग अपने नोट्स में स्क्रीनशॉट लेकर उतार सकें या फिर वीडियो को पॉज करके भी उतार सकें। ओके, तो चलिए दोस्तों अब जो है देखिए लास्ट टॉपिक आपका बचता है, जिसका नाम है सिंपल न्यूमेरिकल। ठीक है दोस्तों, देखिए आपके प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के अकॉर्डिंग जितने भी सिंपल न्यूमेरिकल हैं, ठीक है, उनकी स्टडी करना हमें 12वें टॉपिक के अकॉर्डिंग। ओके दोस्तों, उम्मीद है आप लोग इतना समझ पाओगे। तो चलिए दोस्तों इसे अब करते हैं रफ, और देन आपको समझ लेते हैं कि विस्कोसिटी होती क्या है। ओके, तो चलिए दोस्तों हम आपको जो भी टॉपिक इसमें से बताने वाले हैं सारा कुछ पूरा विस्तार पूर्वक बताएंगे। ओके ना, तो चलिए अब इसे करते हैं रफ। तो दोस्तों चलिए अब समझ लेते हैं अपने 7वें टॉपिक को, जिसका नाम है विस्कोसिटी, जिसे हिंदी में श्यानता कहते हैं। ओके, तो दोस्तों इस टॉपिक को जो है पूरा आप लोग ध्यान पूर्वक समझेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इसमें जो है हम आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे जो कि दोस्तों आपके एसएससी जेईई लेवल से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसीलिए दोस्तों इसे आप लोग पूरा ध्यान पूर्वक समझिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए जैसा कि दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन के अकॉर्डिंग हम लोग किसकी स्टडी करते हैं। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हम लोग हाइड्रोलिक एंड हाइड्रोलिक मशीन के अकॉर्डिंग लिक्विड की स्टडी करते हैं। किसकी? तो लिक्विड की। ओके, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो लिक्विड होता है पहले इसे समझिए जो आपको बता रहे हैं। ठीक है, देखिए जो लिक्विड होता है इसकी दोस्तों कितनी अवस्थाएं होती हैं, ध्यान देंगे आप लोग। जो लिक्विड होता है इसकी टोटल कितनी अवस्थाएं होती है दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा लिक्विड की जो है 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी? तो 3 अवस्थाएं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों वो तीनों कौन कौन सी होती हैं, तो ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखिए जिसमें कि सबसे पहला होता है हाइड्रोस्टैटिक्स। ठीक है, क्या चीज दोस्तों? ध्यान से समझेंगे आप लोग, हाइड्रोस्टैटिक्स। ओके, क्या होता है दोस्तों? पहला हाइड्रोस्टैटिक्स, जिसे कि हिंदी में हम लोग स्थिर अवस्था कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? स्थिर अवस्था। ओके, तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों अब ध्यान दीजिए लिक्विड के दूसरी अवस्था का क्या नाम होता है। तो देखिए लिक्विड की जो दूसरी अवस्था होती है उसका नाम होता है डायनामिक। क्या चीज दोस्तों? डायनामिक्स। ठीक है, ध्यान देंगे दोस्तों, और इसे अच्छे तरीके से आप लोग याद भी कर लेंगे। ठीक है,
देखिए दूसरी अवस्था क्या होती है, डायनामिक्स, जिसे कि हिंदी में हम लोग गतिशील अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, गतिशील अवस्था। ओके, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, देखिए लिक्विड की अब जो तीसरी अवस्था होती है उसका नाम होता है काइनेमेटिक। क्या होता है दोस्तों, काइनेमेटिक। ओके, क्या होता है दोस्तों, तो काइनेमेटिक होता है, जिसे कि दोस्तों हम लोग हिंदी में शुद्ध गतिकी कहते हैं। क्या चीज, शुद्ध गतिकी कहते हैं। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों इतना आप लोग समझ पाएंगे कि लिक्विड की टोटल 3 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें सबसे पहला हाइड्रोस्टैटिक्स होता है, दूसरा डायनामिक्स होता है, और तीसरा जो होता है वो होता है काइनेमेटिक। ओके, तो दोस्तों ये हो गए आपके लिक्विड के तीनों अवस्थाएं, जिन्हें कि हम लोग अब स्टेप बाय स्टेप करके समझ लेते हैं कि हाइड्रोस्टैटिक्स किसे कहते हैं, डायनामिक्स किसे कहते हैं, और काइनेमेटिक किसे कहते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हालांकि दोस्तों हमने आपको बता भी रखा है इसमें से जो हाइड्रोस्टैटिक्स है और डायनामिक्स पिछले लेक्चर में बता दिया है, बट दोस्तों यहाँ पर फिर से बता रहे हैं जिससे कि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए जो हाइड्रोस्टैटिक्स होता है दैट मीन्स स्थिर अवस्था जो होता है, ये क्या होता है दोस्तों, तो सबसे पहले इसे समझिए। देख, जैसे मान लीजिए ये कोई लिक्विड है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। जैसे मान लीजिए ये कोई लिक्विड है, ओके, और यदि इस लिक्विड पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए, दैट मीन दोस्तों कोई बाह्य बल लगाया जाए, तब इस केस में यदि लिक्विड में, ठीक है दोस्तों, यदि लिक्विड में कोई परिवर्तन नहीं होता है, दैट मीन दोस्तों इस फोर्स का इस लिक्विड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तब दोस्तों ये जो लिक्विड है ये स्थिर अवस्था में रहती है, दैट मीन्स वो गति नहीं करेगी। तब लिक्विड के इस गुण को ही हम लोग हाइड्रोस्टैटिक या फिर स्थिर अवस्था कहते हैं। ओके, उम्मीद है दोस्तों समझ पा रहे होंगे, ठीक है। एक बार और ध्यान दीजिए, यदि किसी लिक्विड पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए, तब यदि इस लिक्विड में कोई चेंजिंग ना हो, दैट मीन दोस्तों इस फोर्स का इस लिक्विड पर कोई प्रभाव ना पड़े, तब ये लिक्विड जो वो स्थिर अवस्था में रहती है, दैट मीन्स वो गति नहीं करेगी। तब लिक्विड के इस गुण को ही हम लोग स्थिर अवस्था या फिर हाइड्रोस्टैटिक्स कहते हैं। ओके, उम्मीद है अब आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब ध्यान से समझिए, इस लिक्विड पर हमने क्या किया, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तब इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण दोस्तों इस लिक्विड में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, दैट मीन्स इस फोर्स का इस लिक्विड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इस केस में जो दोस्तों फोर्स होता है इसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है। जब भी किसी भी बॉडी पर आप फोर्स लगाइए, चाहे वो लिक्विड रहे चाहे कोई ठोस बॉडी रहे, ठीक है, बट दोस्तों यदि उस फोर्स का उस बॉडी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो दैट मीन दोस्तों उस फोर्स का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। यदि उसका कुछ मान होता तब वो जरूर उस बॉडी में कोई चेंजिंग आती, ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे, जब किसी भी बॉडी में फोर्स लगाने पर उस बॉडी में कोई चेंजिंग नहीं होती है, तब उस केस में जो फोर्स की वैल्यू होती है वो क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो दोस्तों हाइड्रोस्टैटिक्स के केस में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि फोर्स इक्वल टू, ठीक है दोस्तों, फोर्स इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ओके, उम्मीद है इतना समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं इस लिक्विड में वेलोसिटी की वैल्यू को। ओके, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी को जो है हिंदी में हम सब वेग कहते हैं, ठीक है। क्या चीज दोस्तों, जो वेलोसिटी होता है उसे हम लोग हिंदी में वेग कहते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पर हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ना कि हम विस्कोसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी दोस्तों ध्यान से समझिए, फिर इसके बाद बता रहे हैं आपको कि विस्कोसिटी क्या होती है, ठीक है। बस दोस्तों ध्यान दीजिए, इसी के स्टेप में सारी चीजें आपको बता रहे हैं, ठीक है। अभी आपको टोटल सब कुछ अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस ध्यान से समझते चलिए। ओके, तो देखिए दोस्तों, हमने आपको क्या कहा कि वेलोसिटी को क्या कहेंगे दोस्तों, हम सब हिंदी में वेग कहेंगे। ओके, तो दोस्तों हमने यहाँ पर क्या देखा कि जब किसी लिक्विड पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है, तब इस एक्सटर्नल फोर्स का इस लिक्विड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दैट मीन्स तब ये जो लिक्विड होता है ये स्थिर अवस्था में रहता है, दैट मीन्स वो गति नहीं करता है, ठीक है। तो दोस्तों इतना याद रखिएगा, जब कोई भी लिक्विड गति नहीं करेगा तब उसमें जो है वेलोसिटी दैट मीन्स वेग का मान जो है वो 0 होगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जब किसी भी लिक्विड में वेलोसिटी होता है दैट मीन्स वेग होता है, तभी वो लिक्विड गति करती है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब कोई भी लिक्विड स्थिर रहे दैट मीन्स दोस्तों अस्थायी रूप से रहे, तब वो उसमें जो है वेलोसिटी का मान 0 होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, क्या हुआ यहाँ पर, जो वेलोसिटी का मान निकल गया, ध्यान दीजिए, देखिए जो वेलोसिटी का मान दोस्तों कितना आ गया, यहाँ पर भी 0 आ गया, ठीक है। दैट मीन्स हाइड्रोस्टैटिक्स के केस में हम सब फोर्स और वेलोसिटी की स्टडी नहीं करते हैं, ऐसा आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे कि हाइड्रोस्टैटिक्स के केस में फोर्स और वेलोसिटी की
स्टडी नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर फोर्स और वेलोसिटी दोनों का मान 0 होता है। ओके ना, उम्मीद है दोस्तों इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अब देख लेते हैं अपना दूसरा जो है लिक्विड की अवस्था को, जिसका नाम है डायनामिक्स, जिसे हिंदी में गतिशील अवस्था कहते हैं। ओके, तो दोस्तों इसे भी आप लोग इसी डायग्राम से समझ लीजिए। ठीक है, जैसे कि मान लिया यहाँ पर कोई लिक्विड है जिसपे हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया। ठीक है, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, यदि इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण इस लिक्विड में कोई परिवर्तन होता है, दैट मीन्स इस लिक्विड में कोई चेंजिंग आता है, तब इस लिक्विड के इस गुण को ही, ठीक है, हम लोग गतिशील अवस्था कहते हैं या फिर डायनामिक्स कहते हैं। ओके, तो दोस्तों हमने आपको क्या बताया कि जब किसी लिक्विड पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है, तब इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण यदि इस लिक्विड में कोई चेंजिंग आती है, दैट मीन्स इस लिक्विड में कोई परिवर्तन होता है इस फोर्स के कारण, तब ये लिक्विड क्या करती है दोस्तों, गति करने लगती है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देखिए कोई भी लिक्विड रहे उसमें चेंजिंग तभी आता है जब वहां पर फोर्स की कुछ वैल्यू रहेगी। ठीक है, तभी तो इस फोर्स के लगाने पर इस लिक्विड में कोई चेंजिंग हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी भी सॉलिड, चाहे वो सॉलिड बॉडी रहे चाहे लिक्विड बॉडी रहे, ठीक है, तो दोस्तों हमेशा ध्यान दीजिएगा, उसमें जब भी कोई चेंजिंग होगा फोर्स लगाने पर, तो वहां पर जरूर फोर्स का कुछ मान होगा। ठीक है, डेट मीन्स वैल्यू होगी। ओके, तो दोस्तों आप लोग डायनामिक के केस में लिख सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स की कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, डेट में दोस्तों यहाँ पर जो है हम लोग फोर्स की भी स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके, और ध्यान दीजिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं वेलोसिटी की। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग ये भी देख पा रहे हैं कि जब हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं इस लिक्विड पर, तो इस लिक्विड में क्या होता है, चेंजिंग होता है, और चेंजिंग होने के बाद ये जो लिक्विड है ये बहने लगता है, डेट में दोस्तों गति करने लगता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको हमने पहले ही बताया कि कोई भी लिक्विड गति तभी करेगा जब उसमें वेलोसिटी का कुछ मान होगा। ठीक है, जब दोस्तों किसी भी लिक्विड में वेग का कुछ वैल्यू होता है, तभी वो लिक्विड क्या करती है, गति करती है। इतना आप लोग याद रखेंगे। ओके ना, तो यहाँ पर इसका मतलब हम लोग वेलोसिटी का भी स्टडी करेंगे। ओके, तो दोस्तों यहाँ से क्या निकला कि डायनामिक के केस में हम लोग फोर्स और वेलोसिटी दोनों की स्टडी करते हैं। उम्मीद है इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों अब समझ लेते हैं लिक्विड के तीसरी अवस्था को, जिसका नाम है काइनामेटिक। क्या दोस्तों ध्यान देंगे, काइनामेटिक, जिसे शुद्ध गतिकी कहते हैं। ओके, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए ये नाम से ही स्पष्ट है कि शुद्ध गतिकी। ठीक है, मतलब दोस्तों इसमें जो है शुद्ध रूप से केवल ये जो लिक्विड होगी वो गति करेगी। ठीक है, उसे ही हम लोग कह देंगे कि शुद्ध गतिकी है वो। ओके, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसे भी हम लोग इसी डायग्राम से समझते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जब किसी लिक्विड पर कोई फोर्स न लगाया जाए, ठीक है दोस्तों ध्यान समझिएगा, यदि इस लिक्विड पर जो है फोर्स न लगाया जाए, उसके बाद भी यदि ये लिक्विड फ्लो कर जाती है, डेट मीन्स गति करने लगती है, तब लिक्विड के इस गुण को ही हम लोग शुद्ध गतिकी या फिर काइनेमेटिक कहते हैं। ओके, उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, तो दोस्तों यहाँ से हम लोग क्या समझे कि जब किसी लिक्विड पर कोई भी फोर्स नहीं लगाया जाता है, फिर भी वो लिक्विड जो है फ्लो कर जाती है, तब लिक्विड के उस गुण को हम लोग काइनेमेटिक कहते हैं। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए कि फोर्स का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए, देखिए पहली बात तो इस लिक्विड पर हमने कोई फोर्स लगाया नहीं, ठीक है, बट वो गति कर गई। तो दोस्तों हमने यहाँ पर फोर्स नहीं लगाया, तो इसका मतलब यहाँ पर फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, डेट मीन दोस्तों यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, तो 0 हो जाएगी। ओके, और ध्यान दीजिएगा, अब बात कर लेते हैं वेलोसिटी की। तो देखिए दोस्तों ये क्या कर रहा है, ये भी लिक्विड गति कर रहा है, बट इस पे फोर्स नहीं लग रहा है, फिर भी ये लिक्विड क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर गति कर रहा है, तो आप जानते हैं कोई भी लिक्विड गति तभी करता है जब उसमें वेलोसिटी का कुछ वैल्यू होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो है वेलोसिटी होगी। ओके ना, तो उम्मीद है दोस्तों इतना आप समझ पाओगे। ठीक है, कि क्या कहेंगे कि दोस्तों क्या कहेंगे कि काइनेमेटिक के अंतर्गत हम लोग फोर्स की स्टडी नहीं करते हैं, बट वेलोसिटी की स्टडी करते हैं। ओके, उम्मीद है दोस्तों समझ गए होंगे। ठीक है ना, तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने मेन टॉपिक की, जिसका नाम है विस्कोसिटी। ओके, तो दोस्तों एक बात पहले आप लोग याद रखेंगे कि विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग वेलोसिटी की स्टडी करते हैं। किसकी दोस्तों, तो वेलोसिटी की, डेट मीन्स वेग की। ओके ना, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, लिक्विड के इन तीनों अवस्थाओं से क्या निष्कर्ष निकलता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। ठीक है, देखिए जैसा कि आपने देखा कि हाइड्रोस्टैटिक्स के केस में देखिए फोर्स और वेलोसिटी दोनों 0 आ गए। ठीक है, डेट मीन दोस्तों यहाँ पर
जो आपका विस्कोसिटी है वो कार्य नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि हमने आपको बताया विस्कोसिटी वही कार्य करेगा जहां पर वेलोसिटी होगा, क्योंकि विस्कोसिटी में हम लोग वेलोसिटी की ही स्टडी करते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, देखिए हाइड्रोस्टैटिक में फोर्स और वेलोसिटी दोनों का मान 0 है, इसी के कारण हाइड्रोस्टैटिक्स के केस में विस्कोसिटी कार्य नहीं करेगा। ओके, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, डायनामिक्स के केस में हम लोग फोर्स और वेलोसिटी दोनों की स्टडी करते हैं, इसीलिए दोस्तों जो विस्कोसिटी है वो डायनामिक्स में भी कार्य करेगा। ओके, और ध्यान दीजिए जो तीसरा पॉइंट आपका है काइनेमेटिक, इसके अंतर्गत हम लोग फोर्स की स्टडी नहीं करते हैं बट वेलोसिटी की करते हैं, ठीक है। इसीलिए जो है दोस्तों जो आपका विस्कोसिटी है वो काइनेमेटिक के केस में भी कार्य करेगा। ओके, उम्मीद है इतना समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों अब हम लोग कह सकते हैं कि जो विस्कोसिटी होता है यह सिर्फ डायनामिक्स और काइनेमेटिक में ही कार्य करेगा, ठीक है, बट हाइड्रोस्टैटिक्स के केस में कार्य नहीं करेगा। ओके ना, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी का रेशियो जो है वो 0 है। ओके ना, तो दोस्तों अब जान लेते हैं कि विस्कोसिटी कहते हैं किसे हैं। ओके, हालांकि दोस्तों हमने आपको लिक्विड के तीनों अवस्थाओं को इसलिए बता दिया क्योंकि दोस्तों यहाँ से जो है आपके एसएससी जेईई में भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जैसे कि दोस्तों आपसे पूछ देता है कि जो विस्कोसिटी होता है ये किस किस में कार्य करता है, ठीक है। तो दोस्तों अब आप लोग जानेंगे डायनामिक्स और काइनेमेटिक में कार्य करता है, ठीक। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ से हमने पूरे बेसिक चीजों को भी बता दिया जो कि आपके विस्कोसिटी से रिलेटेड है, ठीक है। हालांकि दोस्तों आप लोग इसे अच्छे से समझ भी गए होंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब ध्यान से समझिए कि विस्कोसिटी क्या होती है। ओके, तो देखिए दोस्तों जैसे कि मान लीजिए ये लिक्विड की परत है, ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये लिक्विड की परत है। ओके, तो देखिए दोस्तों यदि लिक्विड के प्रत्येक परतों के मध्य, ठीक है, क्या काम है, यदि लिक्विड के प्रत्येक परतों के जो मध्य यदि कोई रिलेटिव मोशन का विरोध होता है, ठीक है, किसका विरोध दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग, रिलेटिव मोशन, ठीक है, रिलेटिव मोशन। ओके, क्या काम है, जब लिक्विड के प्रत्येक परतों के मध्य रिलेटिव मोशन का विरोध होता है, दैट मीन दोस्तों रिलेटिव मोशन को हिंदी में हम सब सापेक्ष गति कहते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग, सापेक्ष गति कहते हैं। ओके, तो इतना याद रखेंगे, जब किसी लिक्विड के प्रत्येक परतों के मध्य रिलेटिव मोशन का विरोध होता है तब लिक्विड के इस गुण को ही हम लोग श्यानता या फिर विस्कोसिटी कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों इतना समझ गए होंगे, ठीक है। एक बार और ध्यान से सुनिए, देखिए जब लिक्विड के प्रत्येक परतों के मध्य रिलेटिव मोशन का विरोध होता है, दैट मीन सापेक्ष गति का विरोध होता है, तब लिक्विड के इस गुण को ही हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। ओके ना, तो दोस्तों देखिए इसका सिंपल डिफिनेशन ये दे रहा हूं, तब कैसे देंगे, तो ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी लिक्विड का वह गुण, ठीक है, या फिर इसके मतलब लिक्विड के जगह पर आप लोग फ्लूइड भी बोल सकते हैं, ठीक है, कि किसी फ्लूइड का वह गुण जिसके कारण फ्लूइड के विभिन्न परतों के मध्य रिलेटिव मोशन का विरोध होता है, तब मतलब लिक्विड के इस गुण को या फ्लूइड के इस गुण को ही हम लोग क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। क्योंकि दोस्तों फ्लूइड के रूप में हम लोग क्या लेते हैं, हाइड्रोलिक के अंतर्गत तो लिक्विड को लेते हैं, ठीक है। इसलिए दोस्तों हमने यहाँ पर आपको बता दिया कि लिक्विड के विभिन्न परतों के मध्य यदि कोई रिलेटिव मोशन का विरोध होता है तब लिक्विड के इस गुण को ही विस्कोसिटी या फिर श्यानता कहते हैं। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। और दोस्तों ध्यान दीजिए, जो विस्कोसिटी होती है दैट मीन श्यानता होता है, इसे हम लोग म्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे दोस्तों, तो म्यू से। देखिए म्यू का यही निशान होता है, इसे हम साफ से बना दे रहे हैं, देखिए किससे प्रदर्शित करते हैं, तो म्यू से, ठीक है दोस्तों, इसका नाम होता है म्यू। ओके, इतना आप लोग याद रखेंगे कि श्यानता को हम लोग म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ओके, उम्मीद है अब आप लोग पूरा अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों इससे आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि इसे हम रफ करें और इसका डिफिनेशन यहाँ पर शो कर दें, ठीक है। तो चलिए, हो गया दोस्तों, रफ करें, चलिए। तो दोस्तों हमने यहाँ पर विस्कोसिटी का पूरा डिफिनेशन लिख दिया है, जिससे कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स में जरूर उतार लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों चलिए अभी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम विस्कोसिटी से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट चीजों की बात कर लेते हैं जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी है, ठीक है। इसलिए दोस्तों इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि रफ करें। हो गया, तो चलिए इसे करते हैं रफ। तो दोस्तों अब समझ लेते हैं विस्कोसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को जो कि दोस्तों आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भी है, ठीक है। इसीलिए चलिए दोस्तों अब ध्यान समझिए आप लोग। देखिए जैसा कि सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग
कि विस्कोसिटी के मेजरमेंट के बारे में। ओके, डेट में दोस्तों कि विस्कोसिटी मतलब श्यानता को हम लोग किस मेजरमेंट के द्वारा मापते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए आप लोग कि मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है दोस्तों, सॉरी विस्कोसिटी लिखेंगे यहाँ पर, विस्कोसिटी। ओके, क्या चीज, मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसे हिंदी में क्या कहेंगे दोस्तों, तो श्यानता के मापन कहते हैं। ओके, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देखिए विस्कोसिटी का जो मेजरमेंट होता है इसे दोस्तों किस मेजरमेंट के द्वारा मापते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, देखिए विस्कोमीटर के द्वारा मापते हैं। किसको द्वारा दोस्तों, तो विस्कोमीटर। ठीक है, विस्कोमीटर के द्वारा हम लोग विस्कोसिटी का मेजरमेंट करते हैं। उम्मीद है दोस्तों इतना समझ गए होंगे। ठीक है, क्या चीज हमने कहा कि हम लोग विस्कोसिटी का जो मेजरमेंट होता है उसे हम लोग विस्कोमीटर की सहायता से मापते हैं। ओके, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, जो विस्कोमीटर होता है ये कई प्रकार का होता है। ठीक है, क्या जो विस्कोमीटर होता है ये कई प्रकार का होता है। ठीक है, बट आप लोग इसके कुछ प्रकारों को जैसे देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर हम आपको 3 प्रकार बता दे रहे हैं। देखिए विस्कोमीटर का दोस्तों सबसे पहला प्रकार होता है एंगुलर विस्कोमीटर। क्या चीज, एंगुलर विस्कोमीटर। ठीक है दोस्तों, एंगुलर विस्कोमीटर। और ध्यान दीजिए दूसरा होता है रेडवुड विस्कोमीटर। क्या दोस्तों, रेडवुड विस्कोमीटर। ओके, और ध्यान दीजिए दोस्तों जो तीसरा होता है, ठीक है, तीसरे का नाम होता है कि सेबोल्ट विस्कोमीटर। ठीक है, क्या दोस्तों, इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सेबोल्ट विस्कोमीटर। ओके, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि विस्कोसिटी को मापने के लिए हम लोग विस्कोमीटर का प्रयोग करते हैं। और जो दोस्तों ये विस्कोमीटर होता है ये कई प्रकार का होता है, जिसमें कि हमने आपको 3 प्रकार इसके बता दिए। जैसा पहला एंगुलर विस्कोमीटर, दूसरा रेडवुड विस्कोमीटर और तीसरा दोस्तों सेबोल्ट विस्कोमीटर। ओके, और भी होते हैं बट दोस्तों यहाँ पर हम आपको 3 ही बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये दोस्तों आधा घर रहता है इसमें। ठीक है, एंगुलर विस्कोमीटर। ओके, उम्मीद है दोस्तों इतना आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम सब कि जो विस्कोसिटी होता है इसका जो है टेम्परेचर पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है दोस्तों, क्या जानेंगे कि विस्कोसिटी का टेम्परेचर पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसके साथ साथ प्रेशर पर भी क्या प्रभाव पड़ता है, इसको भी देखेंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों विस्कोसिटी किस में बात की जाती है, तो लिक्विड के फॉर्म में। लिक्विड पे आप लोग जानते हैं प्रेशर का भी कार्य होता है, इसलिए दोस्तों हम लोग विस्कोसिटी को जो है प्रेशर पर भी इफेक्ट देखेंगे और इसके साथ साथ टेम्परेचर पर भी इफेक्ट देखेंगे। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि विस्कोसिटी का टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या चीज जान लेते हैं पहले कि विस्कोसिटी का टेम्परेचर पर इफेक्ट। ठीक है दोस्तों, कि विस्कोसिटी का टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा आप लोग। देखिए तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, यदि किसी लिक्विड का, क्या कहा दोस्तों हमने, कि यदि किसी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, ठीक है, यदि किसी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तब इस केस में लिक्विड का दोस्तों जो विस्कोसिटी होता है, ध्यान दीजिएगा, जो विस्कोसिटी होता है इसका मान घट जाता है। ठीक है, क्या चीज दोस्तों, यदि किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तब उस लिक्विड का जो विस्कोसिटी होता है उसका मान घट जाता है। उम्मीद है इतना आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि बात की जाए कि यदि किसी गैस की, ठीक है दोस्तों, यदि किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तब इस केस में जो दोस्तों गैस का विस्कोसिटी होता है, ठीक है, क्या चीज, गैस का विस्कोसिटी जो होता है इसका मान भी बढ़ जाता है। ठीक है, क्या निकला दोस्तों यहाँ पर, ध्यान दीजिए, यदि किसी गैस का टेम्परेचर यदि बढ़ा दिया जाए तब उस गैस का जो विस्कोसिटी का मान होता है वो भी बढ़ जाता है। ओके, उम्मीद है दोस्तों इतना आप समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों इसे एक बार और ध्यान समझिए कि यदि किसी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए
तब इस केस में इस लिक्विड का जो विस्कोसिटी होता है वो घट जाता है। ओके, और ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तब इस केस में इस गैस का जो दोस्तों विस्कोसिटी का मान होता है वो बढ़ जाता है। ओके, उम्मीद है इतना आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये था आपका विस्कोसिटी का टेम्परेचर पर इफेक्ट। ओके, तो दोस्तों अब समझ लेते हैं हम सब कि विस्कोसिटी का प्रेशर पर इफेक्ट। ठीक है, क्या चीज? प्रेशर पर इफेक्ट को। ओके, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देखिए विस्कोसिटी का प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ता है इसे आप ध्यान समझिए। ठीक है, यदि किसी लिक्विड का, क्या कहा दोस्तों हमने, कि यदि किसी लिक्विड का प्रेशर बढ़ा दिया जाए, ठीक है, क्योंकि हम लोग प्रेशर की बात कर रहे हैं इसलिए दोस्तों यहाँ पर टेम्परेचर ना कहकर हम लोग प्रेशर कहेंगे। ओके, यदि किसी लिक्विड का प्रेशर बढ़ा दिया जाए तब इस केस में दोस्तों इस लिक्विड का जो विस्कोसिटी का मान होता है, ठीक है, क्या विस्कोसिटी का मान वो बढ़ जाता है। ठीक है, क्या होता है? बढ़ जाता है। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यदि किसी गैस के प्रेशर को बढ़ा दिया जाए तब इस केस में दोस्तों गैस के विस्कोसिटी का मान भी बढ़ जाता है। ओके, क्या होता है दोस्तों? विस्कोसिटी का मान भी बढ़ जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना आप समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों एक बार और ध्यान दीजिए कि विस्कोसिटी का प्रेशर पर इफेक्ट क्या पड़ता है, कि जब किसी लिक्विड का प्रेशर बढ़ाते हैं तब उस केस में उस लिक्विड का जो विस्कोसिटी का मान होता है वो बढ़ जाता है। ओके, और यदि किसी गैस का प्रेशर बढ़ाया जाए तब इस केस में इस गैस का विस्कोसिटी का भी मान बढ़ जाता है। ओके, उम्मीद करते हैं दोस्तों अब आप लोग समझ गए होंगे कि विस्कोसिटी का टेम्परेचर पर इफेक्ट क्या पड़ता है और विस्कोसिटी का प्रेशर पर इफेक्ट क्या पड़ता है। ओके, तो चलिए दोस्तों इसे जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो भी पॉइंट लिखा है ये सारे आपके एसएससी जेईई के एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हालांकि दोस्तों आपकी इस डिप्लोमा वाली बुक से ही आपके एसएससी जेईई में भी क्वेश्चन बनते हैं, बट दोस्तों होता ही है कि यहाँ पर जो है आप लोग कम समय होने की वजह से अच्छे से यहाँ पर पढ़ नहीं पाते हैं, उसी चीज को बाद में दूसरी बुक लेकर आप लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तैयारी के लिए। पर दोस्तों यहाँ पर जो है हम आपको जितने भी बेसिक चीजें हैं सब कुछ अच्छे तरीके से बताते हुए चलेंगे, जितना भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आपके एसएससी जेईई लेवल से भी। ठीक है, इसलिए दोस्तों हमारे पास जितना भी नॉलेज है उस पूरे नॉलेज से आपको बताते हुए चलेंगे। ठीक है, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी ना हो और आगे चल के आपको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। ओके, तो चलिए दोस्तों इसे स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि रफ करें। हो गया? तो चलिए, तो दोस्तों हमने आपको जो भी कुछ समझाया था वो सभी चीज को दोस्तों हमने यहाँ पर लिख दिया है, जिससे कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट में जरूर उतार लीजिए। ओके, तो दोस्तों चलिए इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम लोग अब अपने अगले टॉपिक को देखें, जिसका नाम है न्यूटन्स विस्कोसिटी लॉ। ओके, तो चलिए दोस्तों इसे स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। हो गया? रफ करें। चलिए, तो दोस्तों अब देख लेते हैं अपना 8वां टॉपिक, जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। दैट मीन दोस्तों इसे हम लोग हिंदी में न्यूटन के श्यानता का नियम कहते हैं। ओके, तो दोस्तों इस टॉपिक को जो है आप लोग बेहद ध्यानपूर्वक समझिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो टॉपिक है ये आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों ये जो टॉपिक है इसे आप लोग पूरा ध्यानपूर्वक समझेंगे, जिससे कि ये आपको पूरा इजीली अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो चलिए दोस्तों अब हम सब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, जैसा कि मान लिया हमने कि यहाँ पर कोई एक कैनाल है। ठीक है, कैनाल को दोस्तों हिंदी में नहर बोलते हैं। ओके ना, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, और इस कैनाल का जो दोस्तों एरिया है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, और इसका जो बेस है वो इसके नीचे है ऐसे। उम्मीद करते हैं इतना समझ पा रहे होंगे। ठीक, क्या कहा हमने मान लिया कि यह कोई एक नहर है, डेट मीन्स कैनाल है, जिसका बेस नीचे है। ओके दोस्तों, तो अब ध्यान दीजिए, जिसमें कि दोस्तों लिक्विड फ्लो हो रहा है इस तरह से। ठीक है, क्या है, इसमें लिक्विड जो है दोस्तों इस तरह से फ्लो हो रहा है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग समझ पा रहे होंगे। ओके, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, यदि तो दोस्तों आप लोग एक चीज देख पा रहे होंगे कि इस कैनाल के बीच में जो लिक्विड फ्लो हो रहा है, डेट मीन्स यहाँ पर जो लिक्विड फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसमें देखेंगे दोस्तों कि इसका जो वेग है, डेट मीन्स इसका जो वेलोसिटी है, ये ऊपर की तुलना में कम है। क्या दोस्तों ध्यान देंगे, ऊपर की तुलना में कम है इसका वेलोसिटी। ठीक है, डेट मीन्स मान ले रहे हैं इसका जो वेलोसिटी है ये u है।
ओके। और ध्यान दीजिए, देखिए इसके सबसे ऊपरी सिरे पर यदि जाते हैं तो इसका देखिए वेलोसिटी जो है इससे ज्यादा है, ठीक है। बीच वाले की अपेक्षा क्या है, इस परत की अपेक्षा जो है ऊपरी वाली परत की जो वेलोसिटी है, दैट मीन्स वेग है, वो क्या है दोस्तों, वो ज्यादा है, ठीक है। देखिए क्योंकि यहाँ का एरिया जो है वो ज्यादा है। ओके, तो दोस्तों हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि पहले तो जो बीच वाला जो एरिया था, दैट मीन दोस्तों जो बीच वाले एरिया में जो लिक्विड फ्लो हो रहा था, इसमें दोस्तों इसका वेलोसिटी जो था, मान लिया हमने क्या है, u है, और इसके ऊपर हम लोग जान रहे हैं कि इसका जो एरिया है वो ज्यादा है कैनाल की, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर लिक्विड का जो वेलोसिटी है, दैट मीन्स वेग है, वो काफी ज्यादा है, ठीक है। दैट मीन दोस्तों हम लोग कर सकते हैं, पहले तो u था, ये वाला कितना था, u था, दैट मीन दोस्तों बीच वाली की अपेक्षा ऊपर वाली डेल्टा u अधिक है। क्या कर सकते हैं दोस्तों, मान लिया हमने कि यहाँ पर डेल्टा u अधिक फ्लो हो रहा है बीच वाली की अपेक्षा। ओके, क्योंकि आप लोग देख पा रहे हैं कि बीच वाली की अपेक्षा जो है ऊपरी वाली परत में अधिक फ्लो हो रहा है लिक्विड। ओके, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, कैनाल के बेस से लेकर इस लिक्विड के परत तक की जो दूरी है दोस्तों, ठीक है, ध्यान देंगे, देखिए इस लिक्विड के परत तक की और कैनाल के बेस तक की जो दूरी है दोस्तों, इसे हमने मान लिया कैपिटल Y है। ओके, क्या कहा दोस्तों हमने कि कैनाल के आधार से लेकर इस लिक्विड के परत तक की जो दूरी है उसे हमने मान लिया y डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, लिक्विड के इस परत से लेकर इसके ऊपरी परत तक की बीच की दूरी जो है दोस्तों, दैट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, इसे हमने मान लिया कि ये जो है दोस्तों डेल्टा y है। ओके, क्या कहा दोस्तों हमने कि लिक्विड के एक परत से लेकर लिक्विड के दूसरी परत तक की बीच की दूरी जो है उसे हमने डेल्टा y मान लिया, और लिक्विड के एक परत से लेकर आधार तक की जो दूरी है इसे हमने मान लिया y है। उम्मीद करते हैं इतना आप समझ पा रहे होंगे। ओके दोस्तों, तो अब ध्यान दीजिए, देखिए जैसा कि हमने आपको कहा कि लिक्विड जो है इस बीच में मान लीजिए u फ्लो हो रहा है, तो डेट मीन्स इसके ऊपर जो है एरिया ज्यादा होने के कारण लिक्विड जो है दोस्तों थोड़ा ज्यादा फ्लो करेगा, दैट मीन्स इसकी वेलोसिटी थोड़ा ज्यादा होगी, दैट मीन्स डेल्टा यू बढ़ जा रही है, ठीक है। तो दोस्तों यदि इसका एरिया देखा जाए यहाँ से, तो ये कुछ जो कैनाल है यहाँ पर आता, यदि सीधा होता तो कुछ यहाँ तक आता ऐसे, ठीक है। दैट मीन दोस्तों जो यहाँ से यहाँ तक की जो गैपिंग आ रही है, दैट मीन दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इतना की गैपिंग आ रही है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ये गैपिंग हमने मान लिया कितना है, डेल्टा यू है, ठीक है। यदि यही डेल्टा यू यहाँ पर होती तो दोस्तों ये ऊपर की तुलना में बराबर होता, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर भी लिक्विड उतना ही फ्लो करता जितना ऊपर कर रहा है। ओके, तो दोस्तों इतना समझ रहे हैं ना कि यहाँ पर कितना वेलोसिटी कम है, तो डेल्टा यू कम है। क्यों, क्योंकि देखिए इसके अपेक्षा ये ज्यादा है, कितना, इतना ही ज्यादा है, इसीलिए हमने इसको क्या कर दिया, u प्लस डेल्टा यू कर दिया, ठीक है। दैट मीन्स बीच वाली की अपेक्षा डेल्टा यू अधिक है। ओके, उम्मीद करते हैं तब समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अब ध्यान दीजिए, न्यूटन के श्यानता नियम के अनुसार लिक्विड के परतों के मध्य क्या कहा दोस्तों हमने, ध्यान से सुनिए कि न्यूटन के श्यानता नियम के अनुसार लिक्विड के परतों के मध्य कार्य करने वाला शियर स्ट्रेस, दैट में दोस्तों कर्तन प्रतिबल, ठीक है। शियर स्ट्रेस को हम लोग हिंदी में कर्तन प्रतिबल कहते हैं। ओके, तो दोस्तों ध्यान दीजिए फिर से एक बार, क्या हमने कहा कि न्यूटन के विस्कोसिटी नियम के अनुसार लिक्विड के परतों के मध्य जो है कार्य करने वाला शियर स्ट्रेस, यहाँ पर समझेंगे दोस्तों आप सभी लोग, ठीक है। हमने क्या कहा कि लिक्विड के परतों के मध्य शियर स्ट्रेस दूरी के सापेक्ष, ठीक है दोस्तों। क्या कहा हमने कि लिक्विड के परतों के मध्य कार्य करने वाला शियर स्ट्रेस दूरी के सापेक्ष, क्या बोलेंगे दोस्तों, दूरी के सापेक्ष, यहाँ पर लिखिए दूरी के सापेक्ष, ठीक है, दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, ठीक है। क्या चीज दोस्तों, वेग परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। उम्मीद है दोस्तों इतना आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो दोस्तों एक बार और ध्यान सुनिए कि न्यूटन के श्यानता नियम के अनुसार लिक्विड के परतों के मध्य कार्य करने वाला शियर स्ट्रेस, दैट में दोस्तों कर्तन प्रतिबल दूरी के सापेक्ष
दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। ओके, उम्मीद है दोस्तों अब आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, जो शियर स्ट्रेस होता है इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, तो ताऊ से प्रदर्शित करते हैं। किससे दोस्तों, तो ताऊ से। हालांकि दोस्तों ये चीज हमने आपको सोम में भी पढ़ाया है कि शियर स्ट्रेस को हम लोग वहां पर भी जो है ताऊ से ही प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो उम्मीद है आप लोग समझ पाओगे। इसे दोस्तों क्यू से भी प्रदर्शित करते हैं, बट मानक के आधार पर अधिकतम करके जो है हम लोग ताऊ से ही प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो ध्यान देंगे ताऊ क्या है, तो शियर स्ट्रेस है। ओके, तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर समानुपाती का ये चिन्ह लगा दीजिए, ये हो गया समानुपाती चिन्ह। ओके, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है वेग परिवर्तन की दर के, क्या, वेग परिवर्तन की दर के। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग कैनाल में देख पा रहे हैं कि कैनाल के ऊपरी सिरे पर जो है जो लिक्विड फ्लो हो रहा है, यहाँ पर इसका जो वेलोसिटी है, डेट मीन्स वेग है, वो ज्यादा है, क्योंकि कैनाल के ऊपरी सिरे पर इसका एरिया क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग टोटल जो है वेग देख पा रहे हैं, डेट मीन्स वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, तो दिया है u प्लस डेल्टा यू प्लस डेल्टा यू। ओके, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, और इसके बीच की बात करें, मतलब दूसरे परत की इसकी, तो यहाँ पर दोस्तों कितना है, तो u है, क्या है दोस्तों, u है, तो इसे इसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, क्यों माइनस करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए, करा वेग परिवर्तन की दर। दोस्तों वेग परिवर्तन का मतलब होता है, मतलब प्रारंभिक वेग में से दूसरे वेग को घटा दिया जाता है। ओके, जिससे कि हमारा वेग परिवर्तन निकल जाता है। ओके, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, टोटल वेग कितना था, u प्लस डेल्टा यू है, जिसमें से हमने यहाँ पर दूसरे परत का जो वेग है उसे घटा दिया। ठीक है, डेट में दोस्तों आप लोग यहाँ से भी समझ सकते हैं। देखिए इसमें देखिए पहले टोटल यहाँ पर लिक्विड का वेग कितना है, u है, कितने की कमी है दोस्तों, तो डेल्टा यू की, मतलब परिवर्तन कितना हो रहा है, डेल्टा यू की परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, यहाँ से भी निकल जाएगा और ऐसे भी निकल जाएगा आपका कि टोटल जो है वेग कितना है, u प्लस डेल्टा यू, और दूसरे परत का कितना है, तो u है। अब देखिए इसे माइनस करें यदि, तो ये देखिए ये आपस में क्या होंगे, घट जाएंगे। डेट में दोस्तों बचेगा क्या, आपका डेल्टा यू बचेगा। ओके, यहाँ से भी डेल्टा यू बचा और यहाँ से भी आपको डेल्टा यू ही परिवर्तित निकल रहा है। ठीक है, इसमें देखिए इतना का ही परिवर्तन हो रहा है। ओके, उम्मीद है इतना आप समझ गए होंगे। ओके, तो दोस्तों वेग परिवर्तन की दर की जगह पर हम लोग डेल्टा यू लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ध्यान देंगे, डेल्टा यू। ओके, अपान में करिए, दूरी के सापेक्ष कर रहा है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए इस परत से इस परत की दूरी जो है, मतलब इन दोनों परत के बीच की दूरी जो है वो है डेल्टा वाई। क्या दोस्तों, तो डेल्टा वाई है। उम्मीद करते हैं इतना आप समझ गए होंगे। ओके, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका ताऊ। ओके, और दोस्तों आप सभी लोग शुरू से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए हम लोग एक स्थिरांक या फिर नियतांक मानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ताऊ बराबर क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग समानुपाती के लिए एक स्थिरांक मानते हैं जिससे कि म्यू मान लेते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो श्यानता कहते हैं, डेट मीन्स विस्कोसिटी कहते हैं। हालांकि दोस्तों हमने आपको अभी अभी पीछे बताया है कि विस्कोसिटी को हम लोग म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर जो समानुपाती दिया है इसका स्थिरांक हम लोग म्यू मान लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये क्या है आपका डेल्टा यू है, अपान में डेल्टा वाई है। बोलिए इतना समझ पा रहे हैं ना। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर आप लोग समझ गया ना, ये क्या है, तो ये शियर स्ट्रेस है जो ताऊ है, और दोस्तों जो म्यू है ये क्या है, तो विस्कोसिटी, डेट मीन्स श्यानता स्थिरांक है। और ध्यान देंगे आप लोग, डेल्टा यू क्या है, ये वेग परिवर्तन की दर होता है, और डेल्टा वाई क्या है, तो दो परतों के मध्य की दूरी होती है। ओके, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग इतना पूरा अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, ये जो आपको समीकरण मिल रहा है यहाँ से, ठीक है, डेट में दोस्तों ये जो आपको फार्मूला मिला, इसी को हम लोग कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, डेट मीन्स न्यूटन के विस्कोसिटी का नियम। ओके दोस्तों, उम्मीद करते हैं इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ साथ हम सब अपना अगला टॉपिक भी समझ लेते हैं, जिसका नाम है न्यूटोनियन फ्लूइड एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ओके, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, पहला क्या समझेंगे हम लोग, न्यूटोनियन फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड, और दूसरा क्या समझेंगे दोस्तों, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ओके, तो दोस्तों आप लोग पूरा ध्यानपूर्वक समझेंगे, ठीक है, जिससे आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। ओके ना, तो देखिए न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड।
इसे आप लोग अब समझिए। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए कि न्यूटोनियन फ्लूइड कहते किसे हैं। ओके दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वह फ्लूइड जो न्यूटन के श्यानता समीकरण का, ये दोस्तों समीकरण है, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, क्या है, इक्वेशन, ठीक है, दैट मीन समीकरण है, ठीक है। तो ध्यान देंगे दोस्तों कि वह फ्लूइड जो न्यूटन के श्यानता समीकरण का पालन करते हैं, दैट मीन दोस्तों फॉलो करते हैं, उन्हें मतलब उस फ्लूइड को हम लोग न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। उम्मीद है अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब समझ लेते हैं कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड किसे कहते हैं। ओके तो ध्यान दीजिए कि वह फ्लूइड जो न्यूटन के श्यानता समीकरण का पालन नहीं करते हैं, उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। ओके क्या दोस्तों, एक बार ध्यान सुनिए कि वह फ्लूइड जो न्यूटन के श्यानता समीकरण का पालन नहीं करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। ओके ना। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ये जो फ्लूइड होता है, ये जो है ये न्यूटन के श्यानता समीकरण का पालन नहीं करता है, डेट मीन्स श्यानता समीकरण को फॉलो नहीं करता है, तभी इस फ्लूइड को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि अभी अभी हम आपको जो भी चीज समझाएं वो सारा कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए अब इसे जो है आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, ताकि हम दोस्तों इसे रफ करें और देन आफ्टर इसकी जो भी परिभाषा है पूरा अच्छे से यहाँ पर लिख दें, जिससे कि आप लोग अपने नोट्स में उतार लेंगे। ओके तो दोस्तों चलिए इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, लीजिए जल्दी से, हो गया, रफ करें। चलिए तो दोस्तों हमने यहाँ पर न्यूटन के श्यानता नियम को पूरा अच्छे से लिख दिया है, जिससे कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोटबुक में जरूर उतार लीजिएगा। ओके तो चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, हो गया, रफ करें। चलिए तो दोस्तों चलिए अब देख लेते हैं विस्कोसिटी के यूनिट के बारे में, डेट मीन दोस्तों श्यानता के मात्रक को। ओके तो चलिए दोस्तों ध्यान से समझिएगा आप लोग। जैसा कि दोस्तों हमने अभी को आपको बताया कि जो न्यूटन के श्यानता नियम का जो समीकरण होता है वो क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिए, वो होता है आपका ताऊ बराबर, ठीक है, म्यू इनटू में डी यू अपान में, डेट में दोस्तों वेग में परिवर्तन अपान में सापेक्ष दूरी होती है, ठीक है, डी वाई के। ओके उम्मीद है दोस्तों इतना आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। ये चीज हालांकि अभी अभी हमने आपको बताया जो कि न्यूटन का ये विस्कोसिटी लॉ होता है। ओके तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसी बेस पे हम लोग विस्कोसिटी का जो है मात्रक भी ज्ञात करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, देखिए दोस्तों यदि इसे सॉल्व किया जाए, डेट मीन दोस्तों हम लोग क्या ज्ञात कर रहे हैं, तो विस्कोसिटी का यूनिट ज्ञात कर रहे हैं, डेट मीन श्यानता का। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं इसमें जो म्यू है वो किसका स्थिरांक है, तो इसे हम लोग समानुपाती स्थिरांक कहते हैं, जिसे कि हम लोग विस्कोसिटी मानते हैं, ठीक है। क्या विस्कोसिटी को हम लोग म्यू से प्रदर्शित करते हैं ना, तो इसलिए क्या है, तो विस्कोसिटी है। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए यहाँ म्यू बराबर क्या होगा, तो देखिए म्यू बराबर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर आपका, म्यू बराबर लिख सकते हैं, देखिए ये ताऊ है ना, ताऊ को ऐसे लिख दीजिए पहले। अब देखिए यहाँ म्यू से मल्टीप्लाई कर रहा है, डेट में दोस्तों इधर आएगा तो क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा, टोटल ये मल्टीप्लाई कर रहा है म्यू से, तो यहाँ पर आके क्या करेगा, इस पक्ष में डिवाइड करेगा। तो डेट में दोस्तों हम लोग ताऊ अपान लिख सकते हैं डी यू अपान में डी वाई। उम्मीद है दोस्तों इतना आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपका निकल गया मतलब विस्कोसिटी का जो है समीकरण, ठीक है दोस्तों। यहाँ से विस्कोसिटी बराबर आ गया कर्तन प्रतिबल अपान में वेग परिवर्तन बट्टे दूरी निकल गया, ठीक है। तो दोस्तों अब समझ लेते हैं कि विस्कोसिटी के यूनिट को। ओके तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि जो म्यू है ये क्या है दोस्तों, तो विस्कोसिटी है, और हम लोग ज्ञात क्या करने जा रहे हैं, तो विस्कोसिटी का ही यूनिट, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग विस्कोसिटी के जगह पर म्यू लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे म्यू इक्वल टू ताऊ क्या है दोस्तों, तो कर्तन प्रतिबल है, डेट मीन्स शियर स्ट्रेस है। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि शियर स्ट्रेस बराबर क्या होता है, तो फोर्स अपॉन एरिया होता है। क्या होता है, तो फोर्स अपॉन एरिया होता है, मतलब बल बट्टे क्षेत्रफल। ओके तो दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं क्या, बल बट्टे क्षेत्रफल। उम्मीद है इतना आप लोग समझ पा रहे होंगे। ओके तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए डी यू क्या है दोस्तों, तो वेग परिवर्तन है, और आप सभी लोग जानते हैं वेग बराबर क्या होता है दोस्तों, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डेट में दोस्तों दूरी बट्टे समय होता है, ठीक है। क्या होता है, दूरी बट्टे समय होता है, वेग परिवर्तन बराबर। ओके तो दोस्तों यहाँ पर वेग परिवर्तन बराबर क्या लिख सकते हैं कि दूरी बट्टे समय। ओके तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि दूरी बट्टे
समय। ओके, तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये dy क्या है, तो ये दूरी है। डेट में दोस्तों क्या है, तो दूरी है। ओके, तो दूरी हो गया। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों इतना आप समझ पा रहे होंगे। तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इसे सॉल्व कीजिए। देखिए म्यू बराबर आपका निकल जाएगा, डेट में विस्कोसिटी बराबर, देखिए बल बटे क्षेत्रफल है। पहले आप लोग इन चारों को ले लीजिए, 1 2 3 4। ठीक है, इन चारों को पहले सॉल्व कीजिए, फिर इस लास्ट वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों जानते हैं मध्य का गुणा मध्य में होता है, आदि का गुणा आदि में होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, बल गुणे समय हो जाएगा ऊपर, बल गुणे समय। ओके, और ध्यान दीजिए दोस्तों, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका क्षेत्रफल गुणे दूरी, क्षेत्रफल गुणे दूरी। उम्मीद है इतना समझ पा रहा है। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, सबसे लास्ट में क्या है, तो सबसे लास्ट में दूरी है, तो आप यहाँ पर सिंपल दूरी लिख सकते हैं। ओके, उम्मीद है दोस्तों इतना आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, यहाँ से म्यू बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। देखिए यहाँ से दोस्तों म्यू बराबर निकल जाएगा आपका, दैट मीन विस्कोसिटी बराबर, देखिए यहाँ दोस्तों ये दूरी, यहाँ से ये दूरी कैंसिल हो गई। ठीक है, तो क्या बचा, बल गुणे समय, दैट मीन दोस्तों बल गुणे समय हो गया ऊपर, और नीचे ध्यान दीजिए दोस्तों क्या बच रहा है, केवल क्षेत्रफल बच रहा है। ठीक है, क्या चीज, क्षेत्रफल। ओके, दैट मीन दोस्तों क्या बचा, मतलब फोर्स गुणे टाइम अपान में एरिया। ओके दोस्तों, ये निकला आपका म्यू, दैट मीन विस्कोसिटी बराबर। उम्मीद है दोस्तों इतना आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब आप लोग कह सकते हैं कि विस्कोसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है बल गुणे समय अपान में एरिया। ओके, तो दोस्तों अब हम लोग इसी विस्कोसिटी यूनिट को जो है एसआई पद्धति में और एमकेएस पद्धति में तथा सीजीएस पद्धति में चेंज कर यहाँ पर जान लेते हैं कि विस्कोसिटी का उसमें यूनिट क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों अब सबसे पहले बात कर लेते हैं एसआई पद्धति की, डेट में दोस्तों एसआई सिस्टम की। ठीक है, क्योंकि प्रणाली को हम लोग सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में एसआई पद्धति में देखिए कि विस्कोसिटी का जो है मात्रक क्या होगा। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर विस्कोसिटी डेट मीन्स म्यू बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पर जो है विस्कोसिटी का मात्रक लिखा हुआ है, इसी के हिसाब से हम लोग चेंज करेंगे एसआई पद्धति में और एमकेएस और सीजीएस में भी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, देखिए मात्रक में क्या लिखा है, बल, बल का एसआई मात्रक दोस्तों क्या होता है, तो हम जानते हैं न्यूटन होता है। क्या चीज, न्यूटन होता है। ओके, और ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ मल्टीप्लाई में लिखा है, डेट मीन गुणे में, तो इंटू कर दीजिए यहाँ पर। और ये क्या है दोस्तों, समय, समय का मात्रक क्या होता है, तो सेकेंड होता है। ठीक है, तीनों प्रणालियों में समय का जो मात्रक होता है वो सेकेंड होता है, एसआई एमकेएस और सीजीएस में। ठीक है, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ अपान में क्या है, अपान में है एरिया। ठीक है, डेट मीन क्षेत्रफल। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं क्षेत्रफल में क्या क्या चीजें आती है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई आती है। क्या चीज दोस्तों, लंबाई गुणे चौड़ाई आती है। तो आप लोग जानते हैं लंबाई का मात्रक एसआई में क्या होता है, तो मीटर होता है। और क्या होता है दोस्तों, ध्यान देंगे, देखिए लंबाई में मात्रक जो होता है वो मीटर होता है और चौड़ाई में मात्रक भी मीटर होता है। ठीक है, डेट में दोस्तों मीटर गुणे मीटर क्या हो जाएंगे, मीटर स्क्वायर हो जाएंगे। तो क्षेत्रफल की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर। उम्मीद है दोस्तों समझ पा रहे होंगे। ठीक है, क्या काम है कि बल का एसआई मात्रक न्यूटन, समय का एसआई मात्रक सेकेंड और क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, क्षेत्रफल के अंतर्गत लंबाई गुणे चौड़ाई आते हैं, लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, डेट में दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, इसे हम लोग और क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर म्यू बराबर हो जाएगा, देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप लोग जानते हैं क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर क्या होता है दोस्तों, तो ये पास्कल के बराबर होता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं प्रेशर बराबर क्या आता है, फोर्स अपॉन एरिया आता है। ठीक है, फोर्स का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। डेट में दोस्तों ये चीज आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसके बराबर दोस्तों हम लोग क्या लिखते हैं, आप लोग जानते हैं ये जो प्रेशर होता है इसका मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। क्या चीज दोस्तों, पास्कल। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग इसके जगह पर पास्कल लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिख दीजिए पास्कल। ठीक है, पास्कल इनटू में समय। ठीक है दोस्तों, क्या लिख सकते हैं हम लोग, विस्कोसिटी यूनिट को जो है एसआई सिस्टम में ये भी कर सकते हैं कि पास्कल इनटू सेकेंड होता है एसआई पद्धति में मात्रक विस्कोसिटी यूनिट का। ओके ना, तो दोस्तों बड़ी इतना सोच पाना, तो दो तरह से बता सकते हैं एसआई पद्धति में विस्कोसिटी यूनिट जो होती है न्यूटन इंटू सेकेंड अपान में मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं, या फिर
पास्कल इंटू में सेकेंड बोल सकते हैं। ओके, तो दोस्तों चलिए अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर देख लेते हैं हम सब कि इससे पहले रफ कर देते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये हालांकि ये चीज तो आप समझाने के लिए आपको केवल बताए थे, ध्यान दीजिए। इससे करते हैं रफ। अब ध्यान से समझिए MKS पद्धति को, ठीक है। किसे समझेंगे दोस्तों, तो MKS सिस्टम को, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, MKS सिस्टम में क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या है, विस्कोसिटी यूनिट निकाल लें, इसीलिए म्यू लिख दीजिए इक्वल टू। अब देखिए दोस्तों, बल का जो दोस्तों MKS पद्धति में मात्रक क्या होता है, तो ध्यान देंगे आप लोग, बल का MKS पद्धति में मात्रक होता है। देखिए आप लोग पढ़े हैं, बल बराबर क्या होता है, M में होता है, दैट मीन्स द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। ओके, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिए, हमेशा जो होता है 1 किलोग्राम होता है, ठीक है। क्या होता है, किलोग्राम होता है। और ध्यान देंगे दोस्तों, इंटू लगा दीजिए। त्वरण का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए, त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। दैट मीन दोस्तों किलो इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा बल का MKS पद्धति में मात्रक। ओके ना, यहाँ से निकल जा रहा है। देखिए मतलब द्रव्यमान का मात्रक क्या है, तो किलोग्राम, क्या आप लिख सकते हैं किलोग्राम, ठीक है। गुणे लगाइए बीच में। अब देखिए यहाँ पर त्वरण लिया है, त्वरण का मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उम्मीद है दोस्तों आप लोग समझ पा रहे हैं, तो इसके बटे ही केवल सेकेंड स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है, ऐसे करके। उम्मीद है समझ पा। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर बल गुणे समय दिया है, तो यहाँ पर गुणे में समय भी लिख लीजिए। यहाँ पर आप लोग समय का मात्रक MKS में भी क्या होता है, तो सेकेंड ही होता है। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो आप लोग जानते हैं क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। तो लंबाई का भी मात्रक हम लोग MKS में भी मीटर ही लेते हैं, ठीक है, और SI में भी मीटर ही लेते हैं, ठीक है। तो डेट में दोस्तों लंबाई चौड़ाई है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। उम्मीद है इतना आप समझ पा रहे होंगे। तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, म्यू बराबर यहाँ से क्या निकल गया, देखिए यहाँ सेकेंड से 1 सेकेंड कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बचा क्या कि ग्राम, मतलब किलोग्राम गुणे मीटर, ठीक है दोस्तों। क्या बचा, गुणे मीटर अपान में क्या दोस्तों, अपान में सेकेंड है, तो आप लोग यहाँ पर लिख दीजिए अपान में सेकेंड। ओके, और ध्यान दीजिए टोटल क्या पान, मीटर स्क्वायर। उम्मीद है इतना समझ पाए। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 1 मीटर से 1 मीटर यहाँ भी कैंसिल, डेट मीन्स म्यू बराबर क्या निकल गया, kg अपान में क्या लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर अपान में ही सेकेंड भी दिया है और अपान में ही मीटर ही दिया है, ठीक है। डेट मीन दोस्तों मीटर इंटू सेकेंड लिख सकते हैं, ठीक है। क्या चीज, मीटर इंटू सेकेंड लिख सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों इतना आप समझ गए होंगे कि MKS सिस्टम में जो है विस्कोसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम बटे मीटर इंटू में सेकेंड होता है। ओके, उम्मीद है दोस्तों इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसे जो है दोस्तों, अब एक और बच रहा जो है CGS सिस्टम में, ठीक है, उससे भी ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसे जो है हम रफ कर दे रहे हैं, ये नीचे वाला जो है, ठीक है, ये तो आपको समझाए थे बस। देखिए यहीं पर देख लीजिए दोस्तों, मतलब CGS पद्धति में देखेंगे ना, देखिए ध्यान से, CGS पद्धति में इसका मात्रक। ओके, तो दोस्तों अब देख लेते हैं हम सब CGS पद्धति में विस्कोसिटी का यहाँ से मात्रक क्या निकलेगा। ओके, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर विस्कोसिटी का जो दोस्तों CGS में मात्रा निकलता है वो निकलेगा, देखिए यहाँ पर लिखिए विस्कोसिटी, दैट मीन्स म्यू बराबर, देखिए बल का दोस्तों आप लोग जानते हैं CGS में मात्रक क्या होता है, तो डाइन होता है। क्या चीज दोस्तों, डाइन। ओके, और ध्यान दीजिए यहाँ पर गुणे है, गुणे करिए, और आप लोग जानते हैं समय का मात्रक क्या होता है, तीनों पद्धतियों में सेकंड ही होता है, ठीक है। अब पान में लिखिए। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, ठीक। बट दोस्तों हम लोग CGS में क्या लेते हैं, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर लेते हैं और चौड़ाई का भी मात्रक सेंटीमीटर लेते हैं। डेट मीन दोस्तों सेंटीमीटर गुण सेंटीमीटर कितना हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, डेट मीन सेमी स्क्वायर। ओके, उम्मीद है दोस्तों इतना आप समझ पा रहे होंगे, ठीक। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, विस्कोसिटी का CGS में जो मात्रक होता है दोस्तों वो 1 पाइज होता है, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग हमेशा कि जो CGS में विस्कोसिटी का मात्रक होता है वो 1 पाइज होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। क्या कि हम लोग जो है विस्कोसिटी का CGS में जो मात्रक लेते हैं वो 1 पाइज लेते हैं। ओके ना, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, जो 1 पाइज होता है वो डाइन इंटू सेकेंड
पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये जो मात्रक है ये अभी जो है सीजीएस पद्धति से ही ज्ञात हुआ है, बट दोस्तों हम लोग असाइंड यूनिट के रूप में हम लोग जो है विस्कोसिटी का जो सीजीएस में मात्रक मानते हैं उसे एक पाइज मान लेते हैं। ठीक है, क्यों दोस्तों? क्योंकि पाइज एक वैज्ञानिक का नाम था। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसे असाइंड यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसे क्या कहेंगे? असाइंड यूनिट भी कहेंगे। तो असाइंड यूनिट के रूप में हम लोग एक पाइज कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा एक पाइज जो है 1 डाइन इंटू सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ओके, तो चलिए दोस्तों इसे यहाँ पर बता देते हैं। फिलहाल इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि रफ कर दें, क्योंकि उधर जगह कम है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसे रफ कर देते हैं। तो दोस्तों हमने आपको क्या बताया कि जो एक पाइज होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जो एक पाइज होता है यह दोस्तों एक डाइन इंटू में सेकेंड, ठीक है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ओके, इतना आप लोग याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, यदि सीजीएस के इस मात्रक को जो है एसआई के मात्रक से यदि तुलना की जाए तब इस केस में दोस्तों यहाँ पर एक पाइज का मान कितना होगा? ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए हम जानते हैं सीजीएस पद्धति में विस्कोसिटी का मात्रक क्या होता है? तो एक डाइन होता है। क्या दोस्तों? ध्यान दीजिए, एक डाइन इंटू में सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ओके, और दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि एसआई सिस्टम में क्या मात्रक होता है विस्कोसिटी का? तो देखिए न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो दोस्तों अब आप लोग जानते हैं कि एक डाइन बराबर कितना न्यूटन होता है? तो ध्यान दीजिए, देखिए एक डाइन बराबर हम लोग जानते हैं 10 के पावर -5 न्यूटन होता है। क्या होता है दोस्तों? ध्यान देंगे, एक डाइन बराबर 10 के पावर -5 न्यूटन होता है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा भी था। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर इंटू है, इंटू लगा लीजिए यहाँ पर। देखिए सीजीएस में सेकेंड है और यहाँ पर एमकेएस में भी सेकेंड है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए, हमने आपको पहले ही बता दिया कि पद्धतियां जितनी होती हैं, दैट मीन एसआई पद्धति हो चाहे एमकेएस चाहे सीजीएस, इन तीनों में समय का मात्रक सेकेंड ही होता है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान देंगे, तो देखिए समय का मात्रक सेकेंड इसमें भी है, इसमें भी है, दैट मीन्स यहाँ पर भी हम लोग सेकेंड लिख सकते हैं। ओके, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अब इसके अपान में देखिए क्या दिया? मीटर स्क्वायर यहाँ पर। ठीक है, क्या एसआई में क्या दिया है? मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर सीजीएस में क्या दिया दोस्तों? सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर रहेगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, सेंटीमीटर को जो है हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए हम लोग जानते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 10 के पावर -2 मीटर के होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? ध्यान दीजिए, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 के पावर -2 मीटर होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ से, इसे हम लोग और क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 1/100 मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या 1/100 मीटर भी लिख सकते हैं। ओके ना, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, तो हम लोग सीधे लिख देते हैं यहाँ पर कि 10 के पावर -2 मीटर। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। ओके, उम्मीद है दोस्तों इतना आप समझ पा रहे होंगे। क्या लिखा हमने कि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 10 के पावर -2 मीटर होता है। बट दोस्तों यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, इसीलिए इसका भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, उम्मीद है समझ पा रहे हैं। देखिए मीटर स्क्वायर क्या है, तो हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 10 के पावर -2 होता है, बट यहाँ पर मीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ पर भी मीटर पे भी लगा देंगे। ठीक है, तो अब ध्यान समझिए क्या निकलेगा यहाँ से। देखिए अब निकल जाएगा यहाँ से आपका, यहाँ पर 10 के पावर -5 ऊपर है, न्यूटन करिए इंटू में सेकेंड। ओके, अब देखिए इसके बट्टे में लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर और इसके बट्टे लिख सकते हैं 10 के पावर घात का दोस्तों गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4, 10 के पावर -4 हो जाएंगे। ओके, उम्मीद है दोस्तों इतना समझ पा रहे होंगे। तो अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए इतना हो गया। तो हम जानते हैं कि 1 डाइन गुणे सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो होता है वो 1 पाइज के बराबर होता है। देखिए 1 पाइज के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1 पाइज। ठीक है दोस्तों, 1 पाइज बराबर, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब भी आधार सेम हो और बट्टे के रूप में होता है तो उसके घात क्या होते हैं? घट जाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होते हैं? घट जाते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए कितना है? -5 है। ठीक है, हम लोग घटा रहे हैं ना, तो -4 को घटा दीजिए, तो देखिए -5 हो गया, -4। देखिए दोस्तों इसमें घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। क्या? -1 आ जाएगा। ओके, उम्मीद है दोस्तों इतना आप समझ पा रहे हैं। तो देखिए ध्यान से -1 आया, दैट मीन दोस्तों इसे हम लिख सकते हैं 10 के पावर -1। ठीक है, क्या लिखते हैं दोस्तों? जब बटे के रूप में होता है तो आधार को सेम लिख देते हैं
और उसके घात को घटा देते हैं, ठीक है। तो घटा तो -1 आ गया, तो यहाँ पर क्या है न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। उम्मीद है दोस्तों इतना आप समझ पा रहे होंगे। ओके, तो दोस्तों इसे आप ध्यान दीजिए। और क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 पाई बराबर हम लोग लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर समझ लीजिए 1 पाई बराबर, ठीक है दोस्तों, ध्यान देंगे 1 पाई बराबर क्या निकल जाएगा, ध्यान समझेंगे। देखिए 10 के पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। ओके, और दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए है न्यूटन इंटू में सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्तों इस हिसाब से हम लोग बता सकते हैं कि 1 पाई बराबर 1/10 न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। तो चलिए दोस्तों आज की इस लेक्चर में बस हम इतना ही रखते हैं। अब बहुत ही जल्द मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।